हम एक ऐसी अविश्वसनीय और नाटकीय कहानी की तह तक जाएंगे जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं भारत के उस मशहूर चेहरे की जिसे कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम तथ्यों और डेटा की परतों को खोलकर देखेंगे कि आखिर कैसे एक इतना विशाल व्यापारिक साम्राज्य खड़ा हुआ, कैसे लालच और गलत फैसलों ने उसे अंदर से खोखला कर दिया और कैसे एक रात वो सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए फरार हो गया। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। 9,000 करोड़ रुपए। सीरियसली, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जरा सोच कर देखिए, ये वो भारी भरकम कर्ज है जो भारतीय बैंकिंग सिस्टम से अचानक गायब हो गया। इस आंकड़े की कल्पना करना भी दिमाग चकरा देता है। ये सिर्फ बैंकों का घाटा नहीं था, ये उस पूरी व्यवस्था की बहुत बड़ी विफलता थी, जहां एक व्यक्ति इतने बड़े पैमाने पर कर्ज लेता है और बिना चुकाए बड़े आराम से बच निकलने की प्लानिंग कर लेता है। एकदम किसी हॉलीवुड थ्रिलर मूवी का सीन इमेजिन कीजिए। 2 मार्च 2016 की रात, करीब 11:30 बजे का वक्त, दिल्ली एयरपोर्ट का रनवे। विजय माल्या अपनी एक शानदार प्राइवेट जेट में शांति से बैठा था। उसने उड़ान भरने के लिए एकदम परफेक्ट टाइमिंग चुनी थी, ठीक उस वक्त जब अदालतें उसके खिलाफ कोई सख्त आदेश बस जारी करने ही वाली थी। उसे पता था कि एक बार वो भारत की सीमा से बाहर निकल गया तो उसे वापस लाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इस ड्रामेटिक पलायन से पहले एक बहुत ही शानदार साम्राज्य का निर्माण हुआ था। आइए थोड़ा फ्लैशबैक में 1983 में चलते हैं। उस समय माल्या की उम्र केवल 28 वर्ष थी, जब उनके पिता की अचानक मृत्यु के बाद उन्होंने यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप की कमान संभाली। इतनी कम उम्र में बिना किसी डर के उन्होंने बिजनेस को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि किंगफिशर बियर को भारत का सबसे प्रभावशाली ब्रांड बना दिया। उस समय हर रेस्टोरेंट, हर पार्टी में बस एक ही नाम गूंजता था। सफलता के इस शुरुआती दौर में एक बहुत गहरी बात छिपी थी जिसे शायद नजरअंदाज कर दिया गया। उनके पिता विठल माल्या ने उन्हें बचपन में एक बहुत ही कमाल की सलाह दी थी, बिजनेस सिर्फ बड़ा नहीं होना चाहिए बल्कि अच्छा भी होना चाहिए। विठल माल्या की ये सलाह भविष्य की उस बहुत बड़ी गलती की ओर इशारा करती है जो माल्या करने वाले थे। अच्छे और टिकाऊ व्यापार की जगह उन्होंने सिर्फ आक्रामक तरीके से बड़े होने को तरजीह दी। और ये चीज़ एकदम साफ दिखाती है कि कैसे उनका ये आक्रामक विस्तार बहुत जल्द उनकी व्यक्तिगत विलासिता में बदल गया। 2008 तक आते आते माल्या की कुल संपत्ति 17,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। जरा लिस्ट देखिए, 250 लग्जरी कारें, दुनिया के सबसे महंगे शहरों में बंगले, फोर्स इंडिया फॉर्मूला 1 और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जैसी टीमें और 311 फुट का एक विशाल प्राइवेट यॉट इंडियन एम्प्रेस। वो सचमुच किसी राजा की तरह जी रहे थे, जहां देश के बड़े बड़े राजनेता और सेलिब्रिटीज उनकी पार्टियों की शान बढ़ाते थे। इसी अपार सफलता के नशे में 2005 में एक ऐसा आइडिया आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, किंगफिशर एयरलाइंस। लक्ष्य था भारतीय एविएशन मार्केट में तहलका मचाना। एक ऐसी एयरलाइन जो अंदर से किसी 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी दे, लेकिन जिसकी टिकट की कीमत एक आम आदमी की पहुंच में हो। फ्लाई द गुड टाइम्स के इस वादे ने शुरुआत में लाखों यात्रियों को अपनी तरफ खींचा। अब जो सबसे दिलचस्प बात है यहाँ, वो ये है कि बाहरी चमक दमक और अंदरूनी सच्चाई के बीच एक भयानक अंतर था। बाहर से सब कुछ सुनहरा लग रहा था, लोगों को किंग ऑफ गुड टाइम्स, सुनहरे मग और शानदार पार्टियां दिख रही थीं। रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर चल रहा था। लेकिन अंदर की कहानी, एयरलाइन हर यात्री पर 2,000 रुपए का भारी घाटा सह रही थी। एक अकाउंट क्लर्क ने तो सीएफओ को चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसे यह कहकर दबा दिया गया कि बॉस अभी एक्सपेंशन के मूड में है, और इस तरह एक बहुत बड़ा कर्ज छिपा हिया गया। सच कहूं तो ये विस्तार का नशा एक जाल बन चुका था। अपने नुकसान को ठीक करने के बजाय उन्होंने और कर्ज लेना शुरू कर दिया। एसबीआई, पीएनबी और आईडीबीआई जैसे बड़े बैंकों से भारी कर्ज उठाए गए। अंदरूनी नुकसान की उन सारी चेतावनियों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। और फिर 2007 में हुई सबसे बड़ी भूल। एक डूबती हुई एयरलाइन एयर डेक्कन को सिर्फ अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए 1800 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया। एक नुकसान में चल रही कंपनी को भारी कर्ज लेकर खरीदना, वो भी सिर्फ अपने ईगो के लिए। यहीं से पतन की शुरुआत हो गई थी। और फिर वो समय आया जब ये ताश का महल ढहने लगा। देखिए, जब आपके व्यापार की बुनियाद ही कर्ज और झूठे आंकड़ों पर टिकी हो, तो किसी बाहरी झटके से उसका गिरना तो तय होता है ना।
2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। ईंधन के दाम आसमान छूने लगे और हवाई यात्राओं में भारी कमी आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक के बाद एक घटित होता है, बिल्कुल डोमिनोज की तरह। 2008 के संकट के बाद 2010 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने खुलासा किया कि एयरलाइंस 7,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी हुई है। इसके बाद तो जैसे भूचाल ही आ गया, कर्मचारियों को वेतन मिलना बंद हो गया, टैक्स विभाग ने खाते सील कर दिए और 2012 आते आते सरकार ने उड़ान भरने का लाइसेंस ही रद्द कर दिया। अंततः 2016 में बैंकों ने विजय माल्या को जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाला यानी विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया। इन बड़े बड़े वित्तीय आंकड़ों के शोर में हम अक्सर एक कड़वी सच्चाई भूल जाते हैं, और वो है इंसानी कीमत। जब ये विशाल साम्राज्य रातों रात जमींदोज हुआ तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा उन लोगों ने भुगता जिनका इस धोखाधड़ी से कोई लेना देना ही नहीं था। 7,000 से ज्यादा कर्मचारी अचानक एक ही झटके में बेरोजगार हो गए। सुनिए, ये कोई फाइनेंशियल आंकड़ा नहीं है, ये एक सीनियर इंजीनियर का दर्द है। उन्होंने कहा, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचाकर रखे थे, अब सब खत्म हो गया। महीनों तक वेतन न मिलने के कारण अनगिनत परिवारों के सपने टूट गए। ये हिला देने वाली सच्चाई उस भगौड़े की आलीशान जीवन शैली के बिल्कुल विपरीत खड़ी है। और यहीं पर ये कंट्रास्ट सबसे ज्यादा चुभता है। एक तरफ वो डिफॉल्टर है जो बड़े आराम से प्राइवेट जेट से लंदन भाग गया, राजनीतिक शरण पर जी रहा है और 2026 तक प्रत्यर्पण से बचने के लिए कानूनी दांवपेच लड़ रहा है। और दूसरी तरफ आम जनता की वो गाढ़ी कमाई है, पूरे 9,000 करोड़ रुपए। ये पैसा आसमान से नहीं टपका था, ये आपके और हमारे टैक्स और सेविंग्स का पैसा था, जिसका इस्तेमाल देश के लिए स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचा बनाने में हो सकता था। पर वो सब एक व्यक्ति के शौक पूरे करने की भेंट चढ़ गया। खैर, इस भयानक वित्तीय आपदा ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक गहरी नींद से जगा दिया। ये सिर्फ एक कंपनी का पतन नहीं था, ये पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था कि अब बदलाव बहुत जरूरी हो चुका है। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि इस घटना के बाद सिस्टम बदला कैसे। 2016 से पहले की बात करें तो केवल बड़े नाम और चेहरे देखकर बिना किसी ठोस जांच के भारी कर्ज दे दिए जाते थे। लेकिन अब रिजर्व बैंक ने नियमों को पूरी तरह से सख्त कर दिया है। बड़े लोन्स के लिए ड्यू डिलिजेंस और सख्त नियम अनिवार्य हैं। अब बैंक अधिकारियों को गलत लोन पास करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बनाया जाता है और विलफुल डिफॉल्टर्स को टारगेट करने के लिए कड़े नए कानून लागू किए गए हैं। अगर हम इस पूरे एनालिसिस को समेटें तो व्यापार जगत के लिए भी इससे बहुत गहरे सबक मिलते हैं। पहला, केवल कर्ज के दम पर बिना किसी टिकाऊ योजना के अंधाधुंध विस्तार करना जानलेवा हो सकता है। दूसरा, बहुत तेजी से होती हुई ग्रोथ अक्सर एक भ्रम होती है जो आपके बिजनेस मॉडल की बुनियादी कमियों को छिपा देती है। और तीसरा, कम लागत के साथ हाई लग्जरी देने का एयरलाइन मॉडल बस काम नहीं करता। गणित कभी झूठ नहीं बोलता। माना कि नियम बदल गए हैं, कानून सख्त हो गए हैं, लेकिन क्या ये काफी है? एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या सच में हमने सिस्टम की खामियों को पूरी तरह से दूर कर लिया है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में ही सही हम अगले किंग ऑफ गुड टाइम्स के उभरने का इंतजार कर रहे हैं? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यही समाप्त करते हैं।